मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के वरिष्ठ कथाकार सुदर्शन वशिष्ठ की कहानी सेमल के फूल लेकर। यदि आपको हमारे चैनल पर प्रस्तुत रचनाएं पसंद आ रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य लिखिए। बांध पर जाते मजदूरों की आंखों में चमक आ गई। रास्ते के किनारे बड़े पीपल के पास बांस की टपरी से धुएं की लकीर उठ रही थी। सामने से गुजरते हुए सभी जैसे आंखें अंदर ही गड़ा देना चाहते थे। जब वो बरामदे में बैठा चिलम चूस रहा था, जानकी भट्टी बना रही थी। एक दो तो देखते देखते वहाँ रुक ही गए और मुफ्त सलाह देने लगे। जग्गो, यहाँ बेंच लगा दे, आर पार एक दो कुर्सियां भी ले आ कहीं से। काम ही करना है तो ढंग से करो ना। एक बोला, क्या पता बांध से बाबू भी यहाँ चाय पीने आए, एक दो फिल्मी कैलेंडर भी टांगने चाहिए। दूसरे ने आंख दबाई। जग्गू ने उत्तर में केवल सिर हिला दिया। भट्टी लगाती जानकी के हाथ तेजी से थप थप चलने लगे। कल ही वे गांव के छोर पर बसी झोंपड़ियों की बस्ती में स्थित अपने हिस्से की कोठरी में पुराना सा ताला लटकाकर यहाँ आए थे। जग्गू अंतिम क्षण तक विरोध करता रहा। जानकी अपने निर्णय पर अडिग रही थी। बांध के रास्ते पर चाय का होटल खोला जाए तो सब झंझटों से छूट सकते हैं। ये उसी की योजना थी। जग्गू चुप रहा था, बोला भी तो विपक्ष में। तरह तरह की शंकाएं उसने प्रकट की। रास्ते के किनारे उस चरान में हमें पंचायत कब्जा कैसे करने देगी? होटल कैसे बनेगा? हमारे हाथ की चाय कौन पिएगा? आज तक इलाके में किसी औरत ने होटल किया भी है क्या? आदि आदि। जानकी तो बस अड़ गई थी। घर घर लोगों के बर्तन मांजते, जूठन खाते वो तंग आ गई थी। मन भर के चरोटे में कड़छी बजा बजा कर भी छटांग भर चावल नहीं निकलते। बर्तन जरा सा चमका नहीं तो दोबारा मंजवाया जाता। अगर लोगों के बर्तन ही मांजने हैं तो अपने घर में ही मांजूंगी, उनके न जाऊंगी। उसका स्वर दृढ़ था। उसके साथ की सभी औरतें घर घर जाया करती थी। कभी बर्तन मले, कभी कपड़े धोए, कभी लिपाई पुताई की। बदले में बड़े बड़े पीतल के बर्तनों का खालीपन, कभी कभार कोई पुराना कपड़ा। कई नौकरानियां बन बड़े घरानों की ड्योढ़ी में पड़ी रहती। क्या मजाल कोई दहलीज के अंदर कदम रखे। उनके नियति में ही बड़े घरानों के आंगन थे या फिर चाय के बागीचे। जब से होश संभाला था, अम्मा ने हाथ में चाय की टोकरी थमा दी। वो अपनी बहन व अन्य साथियों के साथ चाय की पत्ती तोड़ती। साल में चाय के 2-3 तोड़ होते। अप्रैल का तोड़ मशहूर था। अप्रैल में रूखे सूखे झाड़ीनुमा पेड़ों में भी कोमल कोमल पत्तियां निकलती। वो बागीचा दर बागीचा घूमती। उसके साथ हम जोली लड़के लड़कियां होते, कभी कभी औरतें, वो बूढ़े भी। एक साथ 8-10 फालतू जुट जाते। चाय के पेड़ों पर झुके फालतू मशीनी गति से पत्तियां चुनते। हमें फालतू क्यों कहते हैं? एक बार अम्मा से पूछा था उसने। जो कोई दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकता, जिसके लिए कोई दूसरा काम है ही नहीं, घर में नहीं बाहर भी नहीं, उसे फालतू नहीं तो और क्या कहेंगे? अम्मा कहते कहते उदास हो गई थी। 12वें बरस में वह अकेली रह गई थी। 2 बरस पहले जन्मी बहन का विवाह कर दिया गया था एक विदुर के साथ। बाप ने 200 रुपए लिए थे उसके। जिंदगी के सही अर्थ का पता उसे अपने विवाह के बाद ही लगा। जिससे वो ब्याही गई वो आधी उम्र खा चुका था। कनपट्टियों पर कपास उगने लगी थी और चीख कर बोलने पर ही सुनता था। काम धाम कुछ नहीं करता, बस कभी इधर उधर दिहाड़ी लगा ली, फालतू हो गया। फिर भी पता नहीं कहां से उसने बापू को 500 रुपए थमा दिया था। शादी के बाद भी पत्ती तोड़नी पड़ेगी ऐसा उसने नहीं सोचा था। एक शहद सी मधुर कल्पना थी मन में विवाहित जीवन की। बड़ी का पति उससे करीब 10 साल बड़ा था, पर उम्र का पक्का नहीं लगता था भी कैंप में चौकीदार। बड़े आराम से रह रही थी वह अपने घर में। जिस कल्पना लोक का सपना उसने 15वें वसंत में देखा था, वो पल भर में धुआं हो गया था। जग्गू भी फालतू ही था। कभी कभी जिम्मेदारों के यहाँ भी लग जाता या कहीं मजदूरी कर लेता। जिस गांव में ब्याही गई थी उसमें ब्राह्मण, राजपूत, जमींदार सभी थे और जग्गू के आसपास की झोंपड़ियों के सभी लोग इन बड़े घरों पर आश्रित थे। कईयों के पति कहीं कहीं अच्छा काम भी करते थे, यानी गांव के बाहर किसी सरकारी काम में मजदूरी पर बड़े घरानों के प्रति पूरे वफादार थे। किसी भी घर में काम पड़ने पर सड़क की 3.25 रुपए की दिहाड़ी छोड़ देते। जग्गू को एक तो कम सुनाई देता, दूसरे वो वैसे भी बहुत सीधा था। कई बार जानकी को उस पर बड़ा तरस आता। उसके भोलेपन, सीधेपन पर रीझ कर जानकी ने उसके साथ वफादारी से निभाने का मन ही मन संकल्प कर लिया था। बीनुआ खड्ड के ऊपर बांध का काम शुरू हुए साल भर हो गया,
लगभग 15 मजदूर तो उसी गांव से जाते थे वहां। ऊपर चाय पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। जानकी ने बांध से कोई 1 किलोमीटर नीचे होटल खोलने की बात जब जग्गो से की तो वो मुंह खोले अपनी 20 वर्षीय पत्नी को देखता गया। उसके सुनहरे बाल जटाओं से इकट्ठे हो गए थे। शादी पर सिले सूती कपड़े घिस घिस कर फीके पड़ गए थे। महीने भर से सिर में तेल न डालने से पगला गई है शायद, वह सोचने लगा। जब जानकी ने खड के ऊपर टीले पर मिस्त्री की खुशामद कर बांस की टपरी खड़ी करवा ली तो उसे लगा कि वह सच्ची में कुछ कर डालना चाहती है। होटल की भट्टी पर सुबह ही पानी का पतीला रखते समय उसका दिल अंदर ही अंदर धड़कने लगा। हमारे हाथ की चाय कौन पिएंगे, ये उसने उंगलियों पर गिन लिया। पीने वालों की संख्या अधिक है, मजदूर अधिकतर झोंपड़ियों में रहने वाले ही हैं। यह सोच उसे तसल्ली हुई। जग्गू अभी लेटा हुआ था। उसने उठकर जग्गू को झंझोड़ दिया, जल्दी से दूध ले आ, क्या पता वे किसी और को दे दे। उसने लगभग चीख कर कहा। वो आंखें झपकाता हुआ बुदबुदाया, सुबह ही कहाँ जाऊं, बिजैनी अर्थात मालकिन हमारी जात का नाम तक नहीं लेती सुबह सुबह, कहती है कप्पड़ बुण आ गया है। फिर उठकर बैठते हुए जोर से बोला, जरा धूप तो निकलने दे, यहाँ कौन तेरे ग्राहक वापस जा रहे हैं। वो कट कर रह गई, कैसा ताना मारता है। अच्छा रहने दे, मैं खुद ही ले आऊंगी। भट्टी में लकड़ी झोंकते हुए वो तमतमाई। थोड़ी देर में जग्गू स्वयं ही अनमना सा उठकर चला गया। मजदूरों ने चैन की सांस ली जब वहाँ गरम गरम चाय नरम नरम हाथों से मिलने लगी। आते जाते सभी वहाँ बैठते। दोपहर को वे अपनी अपनी रोटियों की गठरियां खोलकर बैठ जाते और सूखी रोटियां गरम चाय से गीली कर स्वाद से खाते। जानकी चाय में थोड़ी सी बड़ी इलायची भी डालती, जिससे चाय का जायका ही और हो जाता। पहले दिन 22 कप बिके थे। 22 कप 4 रुपए 40 पैसे। बार बार गिनने पर भी इतने ही हुए। 2 रुपए दूध, 1 रुपए की चीनी पत्ती रख लो, 1 रुपए 40 पैसे फायदा। उतना आशाजनक नहीं था, फिर भी उसे तसल्ली थी। रात को बचा हुआ दूध जग्गू को पिलाते हुए उसे अजीब से संतुष्टि मिली। फिर 20-25 तो रोज के ग्राहक हो गए। बांध के बाबू भी वहीं से चाय मंगवाने लगे। कुछ ही दिनों में होटल चल निकला। जग्गू सुबह ही दूध ला देता, बाजार से चीनी पत्ती लाता और फिर दिन भर आराम से पड़ा रहता। वह सुबह ही पकौड़े आदि तल लेती। दिन में दोपहर में जब मजदूरों का जमघट लगता तो उसे चाय बनाने और बर्तन धोने से ही फुर्सत नहीं मिलती। रात को जग्गू को बचा हुआ मोटी मलाई वाला दूध पिलाते हुए वह कहती, अब हम बांस की टपरी की जगह ईंटों की दीवारें बना लेंगे, छत पर स्लेट डलवाएंगे। बांस के कीड़े की दीवार से छनकर आती ठंडी हवा से सिकुड़ते जग्गू की छाती इस कल्पना से फूल उठती। दिन में युवक वर्ग उसके समीप बेंच पर आ बैठता। चाय का स्वाद लेते हुए कोई मनचला गा उठता, उच्चियां ते रेडियां बंगलू पुआंदियां जी, बंगलू पुआंदियां, लंबियां रखांदी गज कांती वेलियां, ओ लंबियां रखांदी गज कांती। ऊंचे टीले पे बंगला बनवाती हूँ जिसमें कड़ियां रखवाती हूँ लंबी लंबी। पिछवाड़े गीदड़ की तरह लेटा जग्गू कान खड़े कर लेता। बादलों से ढकी एक सुबह 4 सफेद पोश लड़के आ बैठे। वे बांध की ओर जा रहे थे। वो जानती थी ये सब उसके हाथ की चाय पीने वालों में से नहीं है। काफी देर बैठे रहने के बाद एक ने कहा, जानकी हमें चाय नहीं पिलाओगी क्या? सुना है तेरी चाय का स्वाद ही और होता है। वो कुछ आशंकित हो उठी। हाँ क्यों नहीं, मैंने सोचा आप पियेंगे नहीं, रख दे फिर जल्दी, एक ने कहा। उसने उनके लिए राख से कप मांजे और बड़ी लगन से चाय बनाई। चाय पीते हुए वे आपस में खुसर फुसर करते रहे। कच्ची उम्र के उन लड़कों की हरकतें उससे छिपी न रहीं, पर वह अनजान बनी रही। चाय पीकर कुछ आगे जाने पर वे आपस में बातें करते हुए हो करके हंसने लगे। अब गंगा जाके नहाना। उनकी बातें सुन उसका दिल सर्दियों की खड सा उतरने लगा। कुछ ही देर बाद होटल के सामने पीपल के नीचे एक आकृति को देखकर उसके सारे शरीर में जैसे कीड़े रेंगने लगे। एक झुरझुरी सी फैल गई ऊपर से नीचे तक। जब भी वह उसे देखती थी उसके सारे शरीर में चींटियां काटने लगती। पंडित राम सुख, चाय के बागीचों का ठेकेदार। तब नई नई शादी हुई थी उसकी। रिश्ते में एक देवर उसे बहुत छेड़ता था। एक हम उम्र का साथ उसके मन में गुदगुदी पैदा करता। जग्गू तो अभी मना करता था पत्ती तोड़ने को, परंतु न जाने क्यों देवर का साथ उसे खींच लाता। उस दिन पत्ती तोड़ते तोड़ते उसके मेहंदी लगे हाथ काले हो गए थे। सेमल के फूलों की तरह सुर्ख वो मुलायम। ब्याह का पॉपलिन का सूट पहने वो नरम नरम पत्तियां चिट चिट तोड़ रही थी। अप्रैल का तोड़। पेड़ों के आसपास वासंती फूल उगे थे। मन करता था बागीचे में पेड़ों पर तैरते ही निकल जाए।
देवर कह रहा था, ओए, मैंने सोचा सिंबल का फूल आज चाय के पेड़ पर कैसे आ लगा। उसका दमकता हुआ चेहरा भी सुर्ख हो गया था। धीरे से बोली थी, हाँ, सेमल का फूल भी कोई फूल है, न सुगंध न शहद। पुरोहित जी तो कहते हैं ये देवता पर भी नहीं चढ़ता। सेमल का पेड़ ही बेकार होता है, गिद्ध बैठते हैं उस पर। लकड़ी इतनी कच्ची कि रखते ही कीड़ा लग जाता है, और रुई भी ऐसी कि किसी के काम नहीं आ सकती। तुझे फूल अच्छा लगता है ना, तो रुई भी अच्छी लगती होगी, फिर रुई का सिरहाना भी अच्छा लगेगा, भर दूंगी मैं। न बाबा न, उस पर सोकर तो बहरे हो जाते हैं, आगे ही हमारा भाई। कहते कहते वो चुप हो गया, फिर हंसता हुआ चहक उठा, भाभी तू तो दूर से ही हीरोइन लगती है। हीरोइन? तुझे तो फिल्म वालों के साथ भाग जाना चाहिए। कहाँ मेरा बड़का जग्गो और कहाँ तू। वो चाय के पेड़ों पर झुक झुक जा रही थी। देवर से शर्त लगी थी कि कौन अधिक पत्ती तोड़ता है। उसी बीच देवर को किसी काम घर भेज दिया था उसकी माँ ने। वो देर तक पत्ती दर पत्ती टोकरा भरती रही। सभी चले गए, उसे ध्यान ही न रहा। अंत में वह भी देवर के इंतजार में थक कर ढेर सारी पत्ती लिए मशीन पर जा पहुंची। रामसुख ने बोरी का मुंह पकड़ा हुआ था। वो औंधी हो पत्ती उड़ेलने लगी। पत्ती थी कि खत्म होने में ही नहीं आ रही थी। रामसुख की नजरें उसने ताड़ ली, पर पत्ती खत्म होते होते वह जानवर हो गया था। घर आकर वह कोने में बैठी रोई थी। जग्गू जैसे बुत हो गया था। उसका मन बुझ सा गया। धीरे धीरे उसे अक्ल आ गई। भंवरे तो रंगों खुशबुओं की दुनिया में होते हैं, गरीब की जवानी पर गिद्ध ही बैठते हैं। उसकी देवरानियां जेठानियां सभी यहाँ वहाँ बड़े घरानों की बांधियां थी। उस नटखट देवर की नई नई शादी हुई तो कुछ ही दिनों बाद दुल्हन जमींदार के यहाँ काम करने लगी। जमींदार के साथ उसकी बात फैल गई। बुरी बात भला कहाँ छिपती है। पति के कानों में भी हवा पहुंच गई। उसने उसे बहुत पीटा। वो रोती चिल्लाती जानकी के पास दौड़ आई। देवर भी पीछे पीछे फुफकारता पहुंचा, पर जानकी को देख बुत बंद दरवाजे पे खड़ा रह गया। वो उसे घूरती रही, मुए मर्द ऐसे समय में बुत हो जाते हैं। जब जब लोग जानवर हो जाते हैं ये बुत बन जाते हैं। जोर तुम्हारी बाहों में भी है, क्यों नहीं जानवरों से जानवर होकर पेश आते। वहां तो पाँव में बीत जाते हैं। जन्म से सीखा जो यही है। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जानकी ने देवर को सुनाते हुए कहा, बिल्कुल निखट्टू हो गए हैं ये मर्द। जहां भी काम होता है जवान औरतों को भेज देते, वक्त बेवक्त, जगह कुजगह कुछ नहीं देखते। फिर मर्दानगी भी अपनी ही औरतों पर दिखाते हैं। अपनी ही औरतें रह गई हैं तुम्हें पीटने के लिए, उन्हें क्यों नहीं कुछ कहते जो। रामसुख ठेकेदार सोटा हाथ में लिए ठक ठक करता बरामदे तक आ गया। प्रधान उसके साथ था। महाराज, ठेकेदार जी पैरी पौंदा, जय देवा प्रधान जी। जग्गू उठता चला गया। कैसा चल रहा है? उसने जानकी की ओर कनखियों से देखते हुए जोर से पूछा। ठीक है मालका, आपकी दया से ठीक है। बैठिए, आज इस जगह को पवित्र करिए। बैठिए प्रधान जी, चाहे तो आप। कहते कहते जग्गू रुक गया। हाँ भाई, इतना धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। बांध पर मेट की जगह निकली है, अपने लड़के को दिलानी है। वह इधर से जा रहा था तो सोचा जरा देख लूं कैसा चल रहा है तुम्हारा धंधा। चलूं, अब ओमी आगे आगे जा रहा है। हाँ हाँ, अभी यहाँ बैठे थे वे। ओमी? जानकी के सामने सभी आए लड़कों का चित्र छितरा गया। उनमें से एक ओमी ही था जिसे दूसरे छेड़ रहे थे। चाय देती बार उसकी उंगली ओमी के हाथ से छू गई थी। जब वे हो कर हंस रहे थे तो एक ने ये भी कहा था, ओमी छी, तू तो भ्रष्ट हो गया, अब जिन्हें उतार दे। और ओमी शरारत से मुस्कुराया था, अब चाय पीते समय जिन्हें उतार लिया करेंगे भाई। और वो जाते जाते ताकता गया था, जैसे जानकी को आश्वासन देता जा रहा हो कि हम कल फिर आएंगे। जानकी को लगा गिद्धों का झुंड, वंश का वंश, सेमल के फूल चीत डालने को क्रमवार तैयार पड़ा है। कितनी आमदनी हो जाती है जानकी? ठेकेदार ने भेदती निगाहें जानकी की ओर गड़ाई। आमदनी क्या होगी मालका, बस पेट चटाई है। मैंने तो लाख मना किया था इसे, ये मानती ही नहीं। जग्गू बोल उठा, नहीं आमदनी तो होती होगी, इतने ग्राहक हैं, पर इस शामलात पे तुमने कब्जा कैसे कर लिया? क्या पंचायत को पूछा था? प्रधान का स्वर हाकिम नुमा हो गया। ऐसे ही सब जमीनें दबाने लग जाएं तो हो गई पंचायत की छुट्टी। प्रधान का स्वर और ऊंचा हो गया। ऐसी जमीनें सबने दबाई हैं। ठेकेदार की फैक्ट्री, प्रधान का आरा, सब शामलात नहीं है, लेकिन जानकी के लिए अब आप ही माई बाप है हमारे तो। जग्गू गिड़गिड़ाया, भाई पंचायत को तुमने नहीं पूछा, कोई पट्टा नहीं मिला तुम्हें, कोई लगान नहीं दिया, ये तो कब्जा नाजायज है।
अभी पुलिस को इत्तला दूं तो सारी टपरी उठा खड्ड में फिंकवा सकता हूँ। बोलती पर प्रधान के मोटे गले की रगें फन की तरह फूल रही थी। चलो चलो प्रधान जी, देर हो रही है, लड़के इंतजार कर रहे होंगे। शाम को मशीन पर चली आना जानकी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ठेकेदार प्रधान को बांह से पकड़ आगे ले गया। आग बुझने से भट्टी में धुआं फैल गया था। जग्गो भूत हो गया था, पर मुद्रा से लग रहा था अब फिर झगड़ा होगा। वह चिल्ला चिल्ला कर उसे ठेकेदार के पास जाने के लिए कहेगा। जानकी ने आंखें बंद कर भट्टी के पास मुंह ले जाते हुए जोर से फूंक मारी। धुआं और गाढ़ा होकर टपरी में फैल गया। शायद चूल्हे में सेमल की लकड़ी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी नई रचना के साथ। धन्यवाद।